बलूचिस्तान के ज़ख़्म, ये टाइटल है डॉन के एडिटोरियल का जो कल अखबार में हमारे शाया हुआ। इसमें बात है वहाँ पे दहशतगर्दी की, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की, और उसमें हवाला दिया गया कि यौम आज़ादी के दिन वहाँ पर जो सूबाई वज़ीर दाखिला हैं वो कोयटा से कल्लात जा रहे थे, उनके कॉन्वॉय पर हमला हुआ, वो उसमें बच गए लेकिन उनके मुहाफ़िज़ ज़ख्मी हुए। वहाँ पे गैस पाइपलाइन, कई दिनों से एक बड़ी गैस पाइपलाइन जो है वो उड़ाई हुई है, कोयटा शहर में भी गैस नहीं मौजूद है। और वैसे भी हम आए दिन सुनते रहते हैं, कभी कोई रोड ब्लॉक है, इधर हमला हो गया, कहीं पे ट्रेन जो है वो पटड़ी से उखाड़ दी जाती है, रुक जाता है मामला। लेकिन बलूचिस्तान की जो ऑन गोइंग शोरिश है उसमें हालिया चंद महीनों में हमने जो इजाफ़ा देखा है वो TTP का वहाँ पर शिमाली बलूचिस्तान में कदम जमाना और उनकी कार्रवाइयों में बज़ाहिर इजाफ़ा होना, उनके ताने बाने जो हैं वो BLA और दीगर तंजीमों के साथ सामने आना। बलूचिस्तान के चीफ़ मिनिस्टर सरफराज बुगटी साहब हमारे साथ हैं। सरफराज बुगटी साहब, एक बहुत ही मुश्किल सूबा है जिसको आप गवर्न कर रहे हैं। ज़ाहिर है उसकी सरहदें भी मिलती हैं अफ़गानिस्तान से, ईरान से, वहाँ पे हम सुनते आए हैं बैरूनी इंटरफेरेंस भी है। लेकिन एक बड़ा सवाल, जिस एडिटोरियल का मैंने हवाला दिया है उसमें आपको कोट किया गया है कि आपने रिसेंटली एक बार फिर कहा है कि हमें पॉलिटिकल प्रोसेस की तरफ भी जाना चाहिए, हमें एंगेजमेंट भी करना चाहिए, सिर्फ मिलिट्री सोल्यूशन जो है शायद इस मसले का हल नहीं है। आपसे सीधा सा सवाल मेरा ये है कि चलें वो जो जिन्होंने हथियार उठाए हुए हैं जो पहाड़ों में हैं वो तो ठीक है, आप भले उनको सिक्योरिटी के तरीके से डील करें, लेकिन मुल्क के इस सूबे के और भी बहुत सारे लोग हैं जो कॉर्नर्ड फील कर रहे हैं, जो साइडलाइंड हैं और वहाँ पे जैसे जेल में हैं, मारंग बलोच हैं, जो भी है हमारे यहाँ सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू है। सो थोड़ा सा बताएंगे कि ये अगर हीलिंग टच की तरफ जाना है तो इज़ इट पॉसिबल कि थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू किया जाए, थोड़ा सा हीलिंग टच लाया जाए? देखिए, मेरा जिधर से आप मुझे कोट कर रहे हैं, मे बी प्रॉब्ली कोई मेरी स्पीच होगी या कहाँ से मुझे कोट किया गया है। मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है फ्रॉम द डे फर्स्ट। वो आपने अपने सवाल में उसका जवाब दे दिया कि द वन हु टुक आर्म्स अगेंस्ट स्टेट ऑफ पाकिस्तान, उनके लिए तो जो TTP की मिसाल है कि हम इतने कंफ्यूज्ड हैं कि नेशनल एक्शन प्लान में हम ऐसी कौम है कि हमने TTP के बारे में जो मजहब के नाम पर दहशतगर्दी है जिसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है, उसको तो हमने डिक्लेयर कर दिया कि ये टेररिस्ट है, इससे बात भी मत करो, इसको बस मारो, इसको खत्म करो, ये करो वो करो। इसी तरह जो उधर आर्म्स जिन लोगों ने उठाए हैं सो कॉल्ड कॉमपरस्ती के नाम पर, जिनका कॉमपरस्ती से कोई ताल्लुक नहीं है, उसके बारे में हम एक सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं रखते हैं और उनके लेजिटिमेट वॉइसेस जो हैं मुझे अक्सर सुनाई देते हैं पाकिस्तान की असम्बलीज में भी, पाकिस्तान के प्रेस क्लब्स में भी, नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। जैसे आपने अभी खुद एक एग्जांपल दे दी कि मैं BLA TTP पे आने से पहले, क्योंकि आपका भी इंटरेस्ट ज्यादा मारंग पे होगा तो मैं उस पर पहले बात कर लेता हूँ, उसके बाद फिर बाकियों पे आ जाता हूँ। देखिए, ये हम ना ये बंदूकों वाले किसी से डरते हैं और ना ये किसी निहत्थी लड़की से डरते हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आपके पाकिस्तान को 3 चैलेंजेस हैं, 3 तरीके से पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश की जा रही है। लेट्स बी ऑनेस्ट। नंबर 1 इज वायलेंस, नंबर 2 इज सोशल मीडिया, जिसके जरिए आप प्रोपेगेंडा टूल के तौर पे रियासत के अगेंस्ट उसको इस्तेमाल करें, और टेररिस्ट जो हैं वो भी उस मीडियम को इस्तेमाल करके आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी से, बिकॉज दिस इज प्योरली एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर, व्हेन इट इज एन इंटेलिजेंस ड्रिवन वॉर, तो जो आपका मुखालिफ है वो कोशिश करेगा जो आपकी इंटेलिजेंस से बचे, और उससे बचने के लिए वो 4G सर्विसेज 5G सर्विसेज जो है वो सांगान के पहाड़ों पे एंजॉय करता है, क्योंकि हमने वहां पर खंबे बना के दे दिए उनको। अब तीसरी चीज जो है वो सोशल मैनूवर है। मेरा मानना यह है कि ये कहां से सिविल एक्टिविस्ट हुए कि ये जब जहां से गुजरते हैं वहां पाकिस्तान का झंडा देखते हैं, उस झंडे को उतारते हैं, उसको आग लगाते हैं, और एक सो कॉल्ड BLA का झंडा है जो कि आजाद बलूचिस्तान का झंडा है। जब BLA अपने कंधे पे रख के मूसा खेल में बस को उतार के औरत के सामने उसके बेटे को और उसके शोहर को मार देती है, वही झंडा मारंग बलोच साहब के वालिद साहब के, मारंग बलोच साहिबा के वालिद साहब के कब्र पर वही झंडा मौजूद। प्यारे पाकिस्तान के झंडे को माचिस से आग लगाई जाती है और वो झंडा लगाया जाता है। फिर राइट ऑफ प्रोटेस्ट, राइट ऑफ जो असेंबली है वो हर सिटीजन को हासिल है। उसी राइट ऑफ असेंबली को ऑर्गेनाइज करने का जो अख्तियार है वो हुकूमत वक्त को आईने पाकिस्तान ने दिया। जब हम उनसे मुज़ाकरात करते हैं उसके बारे में तो वो बात जिद रहती थी कि नहीं, मैं तो नहीं मानती हूं। हमने कई दफा उनसे मुज़ाकरा, फॉर एग्जाम्पल, क्या हम क्या इस जत्थे को नाम दें कि जब शबीर बलोच एक FC का सिपाही जिसको पत्थरों से मार मार के उसके सर पे और उसको लहूलुहान करके वहीं पर शहीद कर दिया गया,
और फिर उसके आजाद जिस्म के जो थे उनके साथ जो जुल्म बर्पा किया गया वो एक अलग दास्तान है। तो ये उसी धरने में हुआ जिस धरने को मारंग साहिबा लीड करती थी। तो मुझे लेकिन बताएं बुकी कि साहब, सिविल सॉरी सॉरी, एक्टिविस्ट ये जो ट्रायल हुआ है, या जो ये जिस तरह से उनको रखा गया है, उसको तो कोई भी पाकिस्तान का भी कोई जो ढंग का वकील होगा, इंटरनेशनली भी कोई उसको नहीं मानता कि गवर्नमेंट कैन नॉट बी द जज, जूरी एंड एग्जीक्यूशनर। मतलब अगर है किसी से शिकायत है और वो खुद को कहते हैं कि हम पुरअमन हैं, हमारी जद्दोजहद पुरअमन है, आप देखें ना कि भले उसको उनको जेल में डाला हुआ है, लेकिन फिर भी बलूचिस्तान से आए दिन ये शिकायतें आती हैं कि वहाँ पे जबरी गुमशुदगी है, वहाँ पे अगवा है, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सही नहीं है। आप देखें जब वज़ीर दाखिला के अपने भी काफ़िले पे हमला होता है, आप ख़ुद देखें, आप बग़ैर टाइट सिक्योरिटी के आना जाना गवर्नमेंट के लोगों का कितना मुश्किल है। कभी डीसी अगवा हो जाता है, कभी कोई और अगवा हो जाता है, सिपाही मारे जा रहे हैं। मतलब जब तक ये कोई गुंजाइश पैदा नहीं होगी, ये मारा मारी को तो 20 साल हो गए, मज़ीद कितना इसको इस तरह ये चल सकता है? देखिए, सबसे पहले तो अब क्या, क्योंकि एक ही सवाल बहुत सारे सवाल होते हैं एक ही सेंटेंस में। सबसे पहले तो ये बताऊं कि हम रियासत पाकिस्तान है, हम एक एटॉमिक पावर है, हम एक ऑर्गेनाइज्ड फौज हमारे पास है, हम एक गवर्नमेंट जो है वो फंक्शनल गवर्नमेंट जो है वहाँ पर मौजूद है। इसके होते हुए हमें लड़ने के लिए अगर कोई ये कहे कि ये कब तक 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, 40 साल हो गए, ये तो उन्होंने डिसाइड करना है जो रियासत पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं कि उन्हें कब तक लड़ना है। वी आर नॉट इन एनी वॉर फटीक, हमने कोई थकना नहीं है। ये जरूर है कि ग्रे में ऑपरेट कर रहे हैं, एनिमी का और दोस्त का पता नहीं है, इस वजह से आपको नजर आते हैं। फिर ये जो स्पाइक आपको नजर आ रही है अभी, मैं एग्री करता हूं आपसे, मैंने कभी नहीं कहा कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, अक्सर लोग कहते हैं कि जी इधर आके आपके टीवी चैनल्स पे जो ही धमाका हो जाता है वो मेन स्ट्रीम ऑक्यूपाई करके कहते हैं जी लोग हुकूमत कह रही है हालात। हमने कब कहा हालात बिल्कुल ठीक है? हम ये नहीं कह रहे कि हालात बिल्कुल ठीक है, लेकिन इतनी ब्लीक सूरत हाल भी नहीं है जो बताई जाती है। अब मिसिंग पर्सन का आपने खुद जिक्र किया, अब कुछ लोग हैं जो मिसिंग पर्सन पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं फॉर लास्ट 20 ईयर्स। मैंने तो आके उस पर लेजिस्लेशन की है कि हमने तो आके उस मिसिंग पर्सन के मसले को फॉर वंस फॉर ऑल खत्म कर दिया है कि अब हमने अपनी लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है उससे आप एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन हमने एक लॉ मेकिंग की है, एक लॉ बनाया है कि अब कोई शख्स जो है वो जबरी गुमशुदा नहीं होगा, उसके पेरेंट्स को पता होगा, उसके मजिस्ट्रेट को पता होगा, और 3 महीने बाद हाई कोर्ट को उसकी एक्सटेंशन देनी होगी उस इन्वेस्टिगेशन की। आप एक सीरियस जंग लड़ रहे हैं, प्लीज डोंट टेक इट सो लाइट कि ये इतना लाइट है। अच्छा, अदालतों में पेश करें, अदालतें सजाएं दे भी एतराज, अदालतों में ना पेश करते थे तब भी एतराज, तो जाए कहाँ? अभी ये अदालत ने अगर फैसला सुनाया है तो उस फैसले को भी आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ज्यूरी बन गई है। गवर्नमेंट कब से ज्यूरी बन गई? मैं तो प्रोसिक्यूशन करता हूँ, मेरा काम प्रोसिक्यूशन करना है, मैंने अच्छी प्रोसिक्यूशन कर ली होगी, मैं एविडेंस ला के दे सकता हूँ जज के सामने। प्रोसिक्यूशन करना गवर्नमेंट का काम है, ये काम मैं करूंगा। ये मुझे आईने पाकिस्तान ने कहा है कि आपने प्रोसिक्यूटर जनरल रखना है, उसके नीचे प्रोसिक्यूशन करनी है और क्रिमिनल्स की प्रोसिक्यूशन की जाती है। मैंने तो सिर्फ प्रोसिक्यूशन की है, सजा तो जुडिशरी ने दी है, उसके लिए फिर एपेलेंट अथॉरिटीज मौजूद है, आप जाके अपील करें, तो वो अपील करने का भी उनको हक है। फिर हमने इस हालात में, जब ऐसे हालात हों कि जहां पर चीफ जस्टिस नवाज मरी का कत्ल आप भूल गए, जस्टिस मिस्कानज़ई साहब का कत्ल आप भूल गए, हमारे लॉयर्स जितने थे उनको जिस बुरी तरीके से शहीद किया गया उनको क्या हम भूल गए? ऐसे में हमने लेजिस्लेशन की, फेसलेस कोर्ट्स की, दुनिया भर करती है। दुनिया भर में जब स्पेशल सर्कमस्टांसेस होते हैं तो स्पेशल लॉज बनते हैं। हमने मिसिंग पर्सन्स का मसला लॉज के जरिए हल कर दिया, हमने फेसलेस कोर्ट्स बनाए, हमने विटनेस प्रोटेक्शन किया। देखिए, एक लॉफेयर है, एक वॉरफेयर है। गवर्नमेंट का काम है लॉफेयर को ठीक करना और अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को इनेबलिंग एनवायरनमेंट देना कि वो लॉफेयर के अंदर रहते हुए अपना काम, अपने जो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग है वो लड़ सके। वो काम हमने कर लिया। एरियाज बी एरियाज की कन्वर्जन थी, आधा बलूचिस्तान किसी और कानून के तहत चलता था, आधा बलूचिस्तान किसी और कानून के तहत चलता था। अच्छा, आज सारा बलूचिस्तान ठीक है, एरिया में कन्वर्ट हो चुका है। सो अच्छा, मैं ऑन द कॉस्ट ऑफ रेपिटेशन में सिर्फ एक बात, ये बीएलए और टीटीपी का आपने जिक्र किया और स्पाइक का, मैं आखिरी एक बता दूं कि स्पाइक आई क्यों। इसकी 2 मेजर रीजंस है। एक रीजन ये है कि जब नेटो फोर्सेस का विड्रॉल हुआ, और ये अक्सर लोग कहते हैं कि नेटो खुद इतना असला छोड़ गया, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये नेटो फोर्सेस ने 30 साल के लिए अफगान नेशनल आर्मी खड़ी की थी कि 30 लॉन्ग इयर्स दे विल प्रोटेक्ट काबुल, और उसके लिए उनको वेल इक्विप्ड किया था। वो तो 30 घंटे भी नहीं टिक सके, और वो जो इक्विपमेंट था, जो नाइट थर्मल इमेजरीज थी के इक्विपमेंट्स थे, वो सारे के सारे ब्लैक मार्केट के थ्रू वो रॉ फंडेड लश्करों को मिलना शुरू हो गए, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो ये अपीसमेंट हुई थी बैक इन 2018, हम तो उस वक्त भी चीखते चलाते रहते थे कि ये अपीसमेंट की पॉलिसी नहीं चलेगी।
टीटीपी के बारे में अपीजमेंट हुई, उसका जिक्र मैं हर जगह पर सुनता हूं, लेकिन मैंने आज तक बलूचिस्तान के बारे में यही अपीजमेंट हुई थी, उस वक्त बलूचिस्तान के बारे में आज तक किसी ने नहीं कहा कि वहां पर ये जो दहशतगर्द थे उनको छोड़ा गया, ये दोबारा कैंप्स में गए। मैं उनके नाम आपको बता सकता हूँ जो आज भी कैंप्स चला रहे हैं, लोगों को जेलों से पकड़ पकड़ के छोड़ा गया। सो ये अपीजमेंट जो है उसने रियासत को नुकसान पहुंचाया। ठीक है, रियासत ऐसी पॉलिसियां बनाती रहती है, हुकूमतें ऐसी पॉलिसीज बनाती हैं, इंटेंशन किसी की खराब नहीं होगी, लेकिन पॉलिसीज गलत बनती हैं। मैं उस वक्त के वजीर आजम के पास भी गया था, एज अ सेनेटर गया था, और एक और मौसूफ भी मेरे इस बात के गवाह है कि मैंने उनसे ये बातें कही थी जो आज मैं आपसे कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, बिफोर आई लेट यू गो बुकी साहब, हमें थोड़ा सा अभी बात करनी है, ये जो सूबों बनाने की बात हो रही है, जाते जाते मैं सिर्फ आपसे ब्रीफली ये जानना चाह रहा हूँ कि आपकी ये पोजीशन मैंने देखी है कि बलूचिस्तान में मज़ीद सूबों की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता डिस्ट्रिक्ट्स की लेवल पे जाके मज़ीद अगर यूनिट्स बनाए जाते हैं तो ये ठीक है। इज़ दैट योर पोजीशन अबाउट बलूचिस्तान? नॉट एट ऑल जी, दिस इज नेवर माई पोजीशन। मैंने ये स्टेटमेंट जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैंने ये कहा था कि इस पर तो नेशनल कंसेंसस बिल्ट होना है। जब नेशनल कंसेंसस बिल्ट होगा तो उस वक्त देखेंगे कि क्या सूबे बनते हैं, क्या शक्ल बनती है, लेकिन उससे पहले बलूचिस्तान को गवर्न करना इटसेल्फ इट इज अ वेरी डिफिकल्ट चैलेंज। इट इज 47% ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे पास तो अख्तियार नहीं है नए सूबे बनाने का या नए यूनिट्स बनाने का। मेरे पास तो अख्तियार था कि मैंने नए डिविजन्स बनाए, छोटे डिस्ट्रिक्ट्स बनाए, छोटे डिविजन्स बनाए, सो दैट स्टेट जो है उसकी रीच आम बलूचिस्तानी तक पहुंच जाए, ताकि वो काम जो बाद में होना है। मेरा आज भी ये ओपिनियन है कि इतने बड़े प्रोविंस को सिर्फ कोयटा से गवर्न करना, मेरा ख्याल है कि इट इज ह्यूमनली नियरली इम्पॉसिबल। ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत, आज आपने प्रोग्राम में टाइम दिया हमें। कंसेंसस हो फिर बंदा काम करे। ठीक है, नो डाउट। एक वक्फा ले लें।